बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रुकैया फ़ारूक हियर फ्रॉम टीम मैट स्पार्कल। प्रीवियस वीडियो में हमने अस्थमा को स्टार्ट किया था और हमने उसका इंट्रो, सिम्टम्स और उसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है उसको अच्छे तरीके से कवर किया था। अब हम आते हैं इसकी डायग्नोसिस की तरफ। तो जो फर्स्ट फ़ीचर हमें नज़र आता है वो होता है टैकीकार्डिया। इसके अलावा चेस्ट एग्जामिनेशन के दौरान जो है वो हाइपर रेजोनेंट साउंड सुनाई देती है। चेस्ट एक्सरे में जो है वो हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स जो है वो हमें नज़र आएगी, मींस लंग्स जो है वो इनलार्ज हुए में नज़र आएंगे। FEV1 टेस्ट किया जाता है, लंग फंक्शन टेस्ट, वो हमें डिक्रीज़ नज़र आता है। अच्छा, इस टेस्ट को हम ब्रोंकोडाइलेटर देने के बाद दोबारा से चेक करते हैं। अगर इस टेस्ट में 15% तक इम्प्रूवमेंट आई होती है तो ये एक अच्छा साइन होता है कि जो पेशेंट की कंडीशन है वो इम्प्रूव हो रही है। बट अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आती 15% तक तो ये एक इंडिकेशन हो सकती है कि कंडीशन जो है वो और ज़्यादा सीवियर हो सकती है पेशेंट की। आर्टीरियल ब्लड गैसेस जो है वो करवाई जाती हैं। इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी रेट है और जो हार्ट रेट है वो हमें इंक्रीज़ नज़र आता है। अब हम आते हैं अपनी सेकंड डिज़ीज़ की तरफ, दैट इज़ COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। बेसिकली जो एस्थमा है ये भी COPD का ही पार्ट है, बट इन दोनों में कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जिनकी बिना पर हम इन दोनों को सेपरेट डिजीज़ेस या सेपरेट एंटाइटीज़ जो हैं वो कंसिडर करते हैं। COPD की डेफिनेशन की बात करें तो ये एक ऐसी लंग डिज़ीज़ है जो परमानेंट डैमेज कॉज करती है। मींस अगर इसकी वजह से कोई टिश्यूज़ हमारे डैमेज होते हैं तो वो दोबारा से रिवर्स नहीं हो सकते, दोबारा से ठीक नहीं हो सकते, वो डैमेज परमानेंट होता है। दो कंडीशंस इसके अंदर होती हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फिसिमा। इसके अलावा जो COPD है वो एकदम से किसी को जो है वो नहीं होती, बल्कि इसको डेवलप होने में सालों लगते हैं और इसका जो मेन रीज़न है वो सिगरेट स्मोकिंग है। कौन कौन से सिम्टम्स जो है वो हमें नज़र आते हैं तो लॉन्ग लास्टिंग कफ़ होती है पेशेंट को और प्रोडक्टिव कफ़ होती है। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, टाइट फीलिंग इन द चेस्ट और वीजिंग। एक जो है वो डिफरेंस एस्थमा और COPD के अंदर ये है कि COPD में हमें जो है वो क्रॉनिक कफ़ एक तो नज़र आएगी, मींस कि कंटिन्यूस पेशेंट को कफ़ की शिकायत रहती है, ठीक है। जबकि एस्थमा में ड्यूरिंग अटैक, जब एस्थमा का अटैक होता है तो कफ़ का सिम्टम जो है वो नज़र आता है, बट जब वो कंडीशन सही हो जाती है तो पेशेंट को कोई कफ़ की शिकायत नहीं होती। बट COPD के अंदर जो है वो इसके एक्यूट एग्जर्बेशन के अंदर भी, जब पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है तब भी ये नज़र आती है बहुत ज़्यादा हमें कफ़। और इसके अलावा जो नॉर्मल कंडीशन होती है पेशेंट की उसमें भी हमें जो है वो कफ़ कंटिन्यूसली नज़र आएगी। और इसके अलावा प्रोडक्टिव कफ़ नज़र आएगी हमेशा। एस्थमा के अंदर जो एक्यूट अटैक के दौरान कफ़ होती है वो अगर होती भी है तो ड्राई होती है, जबकि COPD में प्रोडक्टिव कफ़ होगी। अच्छा, जो दो कंडीशंस जिनकी हमने बात की, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फिसिमा, तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर जो हमारे ब्रोंकाए हैं, लार्ज एयर पैसेजेस, उनकी इन्फ्लेमेशन होती है। उनकी इन्फ्लेमेशन किस तरह से होती है कि वहाँ पर म्यूकस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। इतनी इंक्रीज़ हो जाती है कि एयरवेज के अंदर म्यूकस ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है और इसी वजह से जब पेशेंट खांसता है तो वो म्यूकस जो है वो बाहर आता है, येलो स्प्यूटम नज़र आता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के केस में। एम्फिसिमा जो है वो रिलेट करता है विथ एल्वियोलाई, मींस जो एल्वियोलाई हैं वो उनका जो शेप है वो इरेगुलर हो जाता है और वो डैमेज हो जाते हैं। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर जो है वो हमें कफ़ का सिम्टम नज़र आता है, जबकि एम्फिसिमा के अंदर जो है वो हमें ज़्यादातर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बहुत ज़्यादा नज़र आएगी और वेट लॉस बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। COPD जो है वो एक प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ है और इसकी इनिशियल स्टेजेस के अंदर आपको या तो कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आएंगे या तो बहुत माइल्ड सिम्टम्स नज़र आएंगे, लेकिन जैसे जैसे ये डिज़ीज़ प्रोग्रेस होती जाएगी तो इसके सिम्टम्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो एस्थमा के अंदर जो इन्फ्लेमेशन कॉज हो रही थी वहाँ पर न्यूट्रोफिल्स और ईज़िनोफिल्स दोनों इंक्लूड थे, बट जो डोमिनेंसी थी वो ईज़िनोफिलिक इन्फ्लेमेशन की थी। COPD के केस में जो है वो न्यूट्रोफिल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नज़र आएंगे, डोमिनेंट नज़र आएंगे, मीन्स, ठीक है। इसके अलावा मैक्रोफेजेस और T लिम्फोसाइड्स जो हैं वो यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। मीन्स जितनी भी इन्फ्लेमेशन कॉज होती है वो इन सेल्स की वजह से होती है। ये सेल्स
साइटोकिन्स और ऐसे मीडिएटर्स को रिलीज़ करते हैं जो हमारे पास इन्फ्लेमेशन कॉज करवाते हैं। बेसिकली जो इन्फ्लेमेटरी पैटर्न है इन COPD और एस्थमा वो डिफ़र करता है, जिसकी वजह से हम इन दोनों को सेपरेट डिजीज़ेस कंसिडर कर रहे होते हैं। एस्थमा के अंदर जो है वो हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ मसल्स थी, जबकि हमें COPD में जो डोमिनेंट कॉज नज़र आएगा, ये जो प्रॉब्लम हमें बहुत ज़्यादा नज़र आएगी, वो म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड्स का इनलार्ज हो जाना है। मींस कि जो ग्लैंड्स म्यूकस को सीक्रेट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे और म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। जबकि एस्थमा के केस में भी म्यूकस प्रोडक्शन थी, बट वहाँ पर डोमिनेंसी जो है वो स्मूथ मसल्स हाइपरट्रॉफी की थी। वहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम था वो स्मूथ मसल्स हाइपरट्रॉफी का था, मेन पैथोफिजियोलॉजिकल चेंज वो था, और यहाँ पर जो है वो म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड्स का इनलार्ज हो जाना है। इसके अलावा जो गॉबलेट सेल्स हैं उनका नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा। जो एल्वियोलाई हैं वो अपने इलास्टिक टिश्यूज़ जो हैं वो वहाँ पर लॉस हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन और फिब्रोसिस कॉज होगी इन एयरवे वॉल, और लंग्स जो है वो हाइपर इन्फ्लेशन जो है शो करेंगे, मींस वो इनलार्ज हो जाएंगे बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड एक्सपायरेशन। यहाँ पर कुछ समराइज़ करके लिखा हुआ है कि मैक्रोफेजेस CD8 T लिम्फोसाइट जो है वो इंक्रीज़ होंगे। इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स और इज़ोनोफिल्स, शुरू में तो हमें ये दोनों नज़र आएंगे, बट न्यूट्रोफिल्स जो है वो विथ टाइम इंक्रीज़ होते जाएंगे। और इसके अलावा जो म्यूकोजल ग्लैंड्स की इनलार्जमेंट जो है वो हमें नज़र आएगी। ये एक सिंपल डायग्राम है कि ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में एयरवे जो है वो हमें किस तरह से नज़र आएगी, इन्फ्लेम्ड हुई हुई होगी और म्यूकस जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा। इसके अलावा जो एम्फिसिमा का केस है, यहाँ पर कोलैप्स्ड एयर सैक्स हमें नज़र आएंगे, मीन्स एल्वियोलाई जो है वो डैमेज हुए हुए नज़र आएंगे। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो ऑक्सीजन कम होने की वजह से जो है वो ये सारी चीज़ें हमारे, क्योंकि हमारे बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो जब ऑक्सीजन जो है वो किडनी को कम मिलेगी तो ये एडिमा का सिम्टम जो है वो हमें नज़र आएगा। इसके अलावा सेंट्रल साइनोसिस, GIT जो है वो सही तरह से फंक्शन नहीं करेगा तो एनोरेक्सिया, ब्लॉटिंग जो है वो हमें प्रॉब्लम्स नज़र आएंगी। इसके अलावा प्रोडक्टिव कफ होगी, ऑस्टियोपोरोसिस, मॉर्निंग हेडेक। ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो है वो मॉर्निंग हेडेक जो है वो पेशेंट को फेस करना पड़ता है, क्योंकि रात के वक्त रेस्पिरेशन जो है वो वैसे ही स्लो डाउन हुई हुई होती है और पेशेंट जो COPD का है उसमें के अंदर वैसे ही ऑक्सीजन की जो है वो डेफिशिएंसी है, तो इसलिए जब वो सुबह उठता है तो उसको मॉर्निंग हेडेक जो है वो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। वीजेस और इसके अलावा COPD में कोई फीवर की जो है वो शिकायत नहीं होती। एम्फिसिमा के अंदर जो मेन सिम्टम होता है वो डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग एंड वेट लॉस का होता है, और ब्रोंकाइटिस के अंदर जो है वो येलो स्प्यूटम प्रेजेंट होता है। बट हम जो है वो प्रोडक्टिव कफ और ब्रीथिंग में जो डिफ़िकल्टी होती है, इन सारी चीज़ों को ओवरऑल COPD के अंदर इसलिए इंक्लूड करते हैं क्योंकि एम्फिसिमा और ब्रोंकाइटिस जो हैं ये दोनों कंडीशंस अक्सर औकात एक साथ पेशेंट को होती हैं, तो इसलिए दोनों के सिम्टम्स जो हैं वो हमें COPD के अंदर नज़र आते हैं, उसको हम काउंट करते हैं COPD में। रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो लो बर्थ वेट, ऐसे बच्चे जिनके लंग्स पूरी तरह से डेवलप हो नहीं पाते उनको ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा पॉल्यूशन, लंग इन्फेक्शन, टोबैको, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर एंड जेनेटिक्स। सिम्टम्स की बात करें अगर अकॉर्डिंग टू स्टेजेस, तो अर्ली स्टेज के अंदर मॉर्निंग कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और वीजिंग के सिम्टम्स होंगे। मॉडरेट कंडीशन जब होगी COPD की तो वहाँ पर प्रोडक्टिव कफ जो है वो हमें ऑन गोइंग नज़र आएगी, मींस कंटिन्यूस नज़र आएगी। चेस्ट टाइटनेस, फटीग, लॉस ऑफ एपिटाइट, स्प्यूटम और वीकनेस। लॉस ऑफ एपिटाइट की वजह से ही हमें जो है वो वेट लॉस का सिम्टम भी देखने को मिलेगा, ठीक है। लेट स्टेज, जब बहुत ज़्यादा सीवियर स्टेज जब आ जाती है डिजीज़ की तो वहाँ पर साइनोसिस, डिजीनेस, क्रॉनिक कफ, वेकिंग अप फीलिंग सफोकेटेड, मींस जब पेशेंट सो कर उठता है तो उसको एक सफोकेशन जो है वो फील होती है। इसके अलावा पेशेंट को लेटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हेडेक और डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग। डायग्नोस्टिक फीचर्स की बात करें तो FEV1 और FVC का जो रेशो होता है, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट लंग फंक्शन टेस्ट जो एज अ डायग्नोस्टिक टूल हम यूज़ कर रहे होते हैं। इनका लेवल हम बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ नज़र आता है। लंग्स जो है वो हाइपर इन्फ्लेट हुए हुए नज़र आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नज़र आएगी, हाइपर कैपनिया होगा, ठीक है। हाइपोक्सिया जो है वो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ नज़र आएगी।
ब्रोंकाइटिस की अगर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें तो अगर किसी पेशेंट को 2 सालों में लगातार जो है वो 3 महीने तक कफ रहती है तो ये ब्रोंकाइटिस का जो क्राइटेरिया है वो पूरा हो जाता है। और एम्फीसीमा जो है वो उसको हम किस तरह से डायग्नोस करते हैं, चेस्ट एक्सरे करवाया जाता है इसके लिए। तो हमें जो परमानेंट एयर इनलार्जमेंट नज़र आती है एयरवेज की। एस्थमा और सीओपीडी जो है वो दोनों ऐसी डिजीज़ हैं जिनके अंदर प्रॉब्लम तो एक ही है, यानी कि एयरवेज जो है वो इन्फ्लेम होती हैं, ऑब्स्ट्रक्ट हुई हुई होती हैं और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है, बट उनका जो इन्फ्लामेटरी पैटर्न है वो डिफरेंट होता है। सीओपीडी में न्यूट्रोफिलिक इन्फ्लेमेशन है जबकि एस्थमा के अंदर इज़ोनोफिलिक इन्फ्लेमेशन है। एस्थमा के अंदर स्मूथ मसल हाइपरट्रॉफी है और सीओपीडी के अंदर म्यूकस ग्लैंड इनलार्जमेंट होती है और गॉबलेट सेल हाइपरप्लेजिया। इन दोनों कंडीशंस की वजह से ही म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। दैट्स वाई दे आर स्टेटेड एज सेपरेट एंटाइटीज़। अगर दोनों को कंपेयर करें सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली तो सीओपीडी के जो पेशेंट हैं उनमें मोस्टली 90% में स्मोकिंग हिस्ट्री रही होती है। एस्थमा के केस में ऐसा नहीं होता। क्रॉनिक कफ जो है वो सीओपीडी में कॉमन होती है जबकि एस्थमा में नहीं होती। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है वो सीओपीडी में हमें नज़र आती है अक्सर, बट एस्थमा में ये ज़्यादा सिम्टम नज़र आता है। सिम्टम्स जो हैं वो वर्स हो जाते हैं रात के वक्त, तो ये सिम्टम जो है हम सीओपीडी में इतना नज़र नहीं आता, एस्थमा के अंदर हमें ज़्यादा नज़र आता है। सीओपीडी जो है वो 35 की उम्र से ज़ायद लोगों में नज़र आती है। मीन्स जिसकी उम्र जो है वो 35 से ज़्यादा होगी उनको सीओपीडी की कंडीशन होती है, जबकि एस्थमा जो है वो यंग एज में भी कॉज हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ड्रग्स की बात करेंगे और एस्थमा और सीओपीडी में किस जो है वो ऑर्डर पर ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।